जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है घटना चक्र का प्राचीन भारत का जो है कि क्लास करने वाले हैं। तो इसका नोट्स को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कराएंगे। चलिए बिना देर करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला जब वीडियो हम डालें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आर्ध ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, किंतु उनके अपठय या दुर्बोध होने के कारण इनमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता तथा ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, आहार, जोड़वे आदि आती है, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को हम 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल रोड उपकरण या हस्त कुठार खंड एवं विदारणी। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल या फलक उपकरण। तीसरा है पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, जिसमें है पिछनी एवं खुरचनी उपकरण। संपूर्ण पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से चापार, चांपिंग, पेगुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप बदमदुरे तथा अतिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अंतर्गत उपकरण क्लीवर और इसके पर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था, जिसे मित्र विलियम किंग के अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल क्रेम्बिन अभियान दल के सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में आधुनिक अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक बेल्ट इसके पर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टारजाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। ये प्रधान शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से औपचारिक रहने के कारण इन्हें कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। इस काल में मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। इस आर्कीवाल्ड कैंपबेल काइलर ने विंध्य क्षेत्र में सेल चित्र, रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के ब्रिटिश औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा। गुजरात स्थित लंदनाज एक महत्वपूर्ण पाषाण काल से ही होने लगता है। गुजरात स्थित लंदनाज का एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल है। यहाँ से लघु पुरापाषाण कारणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल मिलते हैं। मानव पाषाणकालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी के सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा के महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जो झील क्षेत्र है, बूचर खाना संकुल क्षेत्र है, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था।
बूरज खाना कुल बूरज खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण आभूषण के बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जग नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय, नाहर, राय एवं दमदमा तीनों से ही हड्डी से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल के साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार के कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नहाय राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थिति थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। बिंद क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांशतः क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हुई है। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त में अहमदगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा भागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। मध्यपाषाण काल के लोग शिकार करके अपनी मछली पकड़ के खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, जबकि 700 मीटर से अधिक शिलाशय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इनमें से यूनेस्को ने 343 को क्रमांक तथा प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के जिले में लहुरादेव है। यहाँ से लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 मीटर के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल धान के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहवा, प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित यह 6500 ईसा पूर्व से चावल में भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि चीन के यांगत्जी नदी घाटी में लगभग 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया था। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति के उल्लेख हड़प्पा सभ्यता के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। 1935 में गुफक कराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफक कराल का अर्थ होता है कि कराल और कुम्हार की गुहा। कराल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिराज बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींग से निर्मित नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत के मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित सगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकली हल उतनूर आदि स्थानों से भी राख के टीले मिले हुए हैं। ये राख के टीले नवपाषाण काल युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जिले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल में की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आग का उपयोग नवपाषाण काल की प्रमुख उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण से ताम्रपाषाणिक संस्कृति
यानी कि लिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की व्यवस्था। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई की गई है। ये आहार, बालाथल, बगौर, ओजियाना एवं गिलुन ये पुरातन स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुन बालाथल ओजियाना के घरों को चार दीवारी में घेरा गया है। चार दीवारी मतलब चार दीवारी में घेरा गया है। आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पर पक्की ईंट भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप मृतभवन मिले हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग के चित्रकारी का दृश्य कृष्ण लोहित मृतभवन परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, कायाथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकलिया ने करवाया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस से बने चौकोर एवं वृत्ताकार मिले हैं। यहाँ के मूल मृतभवन काले रंग के होते हैं, जिन पर ज्यामितीय आलेख उत्कीर्ण है। कैथा संस्कृति में हड़प्पा संस्कृति की कठिन समकालीन है। इसके मृतभवनों में कुछ प्राक्र हड़प्पी लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति में लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र में प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी मृतभवनों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जरबे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदेली, सोनगांव और इनाम गांव प्रकाश यानी कि नंदुरबार जिला और नासिक जिला, ये सभी पुरातत्व जोरबे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व है। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरबे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। नेवेसा जोरबे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पत्र परंपरा जो जोरबे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जोरबे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदेली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा के घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आरंभिक ताम्र पाषाण कालीन अवस्था में इनाम गांव स्थल पर चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची ईंटों के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी एवं पंसारी लोग पश्चिम की छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरौंद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले में पांडु, रजार, डीवी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महर्षि महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। और कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है, ये बिहार के सोनूवार और सोनपुर और ताराडी के पूर्व, उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहना। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोड़ी वाले जलपात्र, जोड़ीदार तस्तरियां और जोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य रहने वाले ताम्रपाषाण कालीन युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी आदि मांस खाते थे और हिरण का भी शिकार करते थे। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और
पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन और स्टेटाइल स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके एवं गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली है। महाराष्ट्र में कपास सन समेत की रुई के बने धागे भी मिले हुए हैं। इनाम गांव में कुंभाकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने की कारीगरी भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो कि पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्ति काएं यह सूचित करती है कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र में चंदेली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। महाराष्ट्र के मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में उत्तर भारत में जो है महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में थे। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्साटेडेड बरियल यानी प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान जिसे फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश में गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार एवं 102 चांदी के पतले प्लेट है। कैथा के घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेती ताम्र पट्टी के संक्रिय झुंझुनू क्षेत्र में तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकली हल और संगनकुल्लू, मस्की, हुल्लड़ आदि के ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का आदि प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। अब यहाँ से हमारा प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया है। और इसको रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? एक भूगर्भिक वैज्ञानिक था और पुरातत्वविद भी था, यानी ए और बी दोनों सही है इसका। और देख लेते हैं डिटेल्स में जो है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटेन भूगर्भिक वैज्ञानिक पुरातत्वविद थे। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध में ब्रूस फूट 1863 ईस्वी में पुरापाषाणिक बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अंततः स्पष्ट है कि प्रश्न तो ए और बी सही है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। यह थॉमसन ने किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण और कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने किया था। थॉमसन। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन को 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया गया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालनों का आरंभ कब हुआ था? पशुपालनों का मध्य पाषाण काल में हुआ था। यानी पशुपालन करना कब से लोग स्टार्ट किए थे? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में मिले हुए हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। पशुपालन का जो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ से? आदमगढ़ से मिला हुआ। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कोकुरिया से और मदहा से। कोकुरिया और मदहा से, माफ कीजिएगा,
यह जो है मदहा और सराय नहाय राय से मिला है, सहाय नहाय राय से मिला हुआ है। मध्यप्राचीन कालीन महदहा उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और एक सिंह के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा ने तीनों क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए जो झील क्षेत्र, बूचर खाना एवं संकुल क्षेत्र में एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा हुआ था। बूचर खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह से निर्मित उपकरण एवं आभूषण के बड़े पैमाने में पाए गए हैं। सराय नहाय राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में के संघर्ष में प्राप्त हुए थे। तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ हड्डी के आभूषण? सराय नहाय राय से और महदहा से। निम्नलिखित में से मध्यपाषाणिक स्थलों जो भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व एक क्रम में व्यवस्थित है। पश्चिम से पूर्व, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पश्चिम से पूर्व यानी कि पहले मदहा हो जाएगा पश्चिम से, फिर उसके बाद हो जाएगा लिखैया, उसके बाद हो जाएगा हमारा पेशैरा, उसके बाद बीरभानपुर यानी सी नंबर। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्यपाषाणिक काल स्थल है मदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, लिखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पेशा बिहार और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल। मानव के कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? ये मिला है दमदमा से, यानी कि एक कब्र में 3 मानव का कंकाल दमदमा से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहाय राय महदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ, जिसमें दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव के समाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें 5 समाधानों में से इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ है। शेष समाधानों में एक कंकाल मिला है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 41 मानव कंकाल मिले हुए हैं, जिसमें 5 युग्म समाधान है यानी जोड़ा है, और एक ऐसा समाधान है जहां पर 3 मानव के कंकाल एक साथ मिले हुए हैं, बाकी सब सिंगल था, एक एक करके। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खादानों की कृषि जो है सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी कहाँ से? मतलब किस काल से? नवपाषाण काल में। कृषि मतलब नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो नर्मदा नदी से। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के आसपास मिला हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी अवस्थित अथनौरा, सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। उसके बाद प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत में किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। अगर जौ नहीं होता है तो आप गेहूं मार सकते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 अनाजों का उपयोग किया करते थे, जो गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई, जई अनाजों के प्रमुख विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीज के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। विशिष्ट वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास की गेहूं भी उगाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है लहू राजदेव से प्राप्त हुआ है कृषि के साक्ष्य। अगर भारत में पूछेगा तो मेहरगढ़ में मिला है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में पूछेगा तो लाहौर राजदेव से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में स्थित लाहौर देव है। यहाँ से 9000 BC 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 600 यानी 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना गया है कि उपरोक्त संदर्भ में अब यदि
विकल्प में लाहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प में वही होगा। लाहुरदेवा के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर जो है मेहरगढ़ हो जाएगा। यानी कृषि और पशुपालन का अगर प्राचीनतम साक्ष्य बोलेगा तो आंसर में जो है कि अगर लहुरादेव है तब तो ठीक है, अगर वह नहीं है तो उसके स्थान पे आप मेहरगढ़ मार सकते हैं। वैसे एग्जाम में ज्यादातर मेहरगढ़ ही देखने को मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वही मेहरगढ़, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में वही देखने को ही मिलता है, मेहरगढ़ ही। और ये आपका लहुरादेव जो है बहुत कम एग्जाम में देखने को मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो वही मेहरगढ़ राजस्थान, यह भी राजस्थान के में पड़ता है। मेहरगढ़ राजस्थान उत्तर प्रदेश के आसपास भी पड़ता है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय की प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो वही मेहरगढ़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कदम सही है, इसको पढ़ के देखना है कौन सा कदम सही है। तो इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो है दोनों सही है, यानी कि इस प्रदेश में अनेक उल्लेखनीय पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल सही। प्राचीनतम प्राप्त कृषि में कृषि एवं अन्य जौ और धान है। उत्तर प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक काल में समृद्ध संस्कृति विरासत का धनी रहा है। ध्यात्व है कि प्रदेश में बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डीवा में लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह से वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लाहुरदेव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन फर्स्ट उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थानों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि का अन्न एवं जौ के साक्ष्य महगरा एवं धान के साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है उस स्थान का नाम बताए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान एवं स्थित मेहरगढ़ जिले में मिले हैं। इसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं 17वीं ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद और कालीबंगा के प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। तब विकल्प 4 सही है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं तो बागौर। निम्नलिखित में से किस स्थानों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला है तो यह बागौर। मध्य प्रदेश काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट अहमदगढ़ पुरातत्व स्थल राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। चालकोलिथ युग ताम्रपाषाण युग को भी कहा जाता है। चालकोलिथ यानी पत्थर और तांबा का जिस समय प्रयोग किया जाता था उस समय के युग को हम जो है कि चालकोलिथ युग भी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ताम्रपाषाण। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर को चालकोलिथ या कैथोलिथ युग भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा आहारा सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तंबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये आहारवासी तंबाकू गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। ये चावल से परिचित नहीं थे, गलत है, चावल से परिचित थे। धातु का काम अरबारियों और अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। यहाँ से काले रंग के मृत भवन मिले हैं जिन पर समांतर सफेद रंग का ज्यामितीय आकृतियां उखेरी गई है, यानी 1 नंबर सही है। आहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालन थे। वे गेहूं, जौ, चावल आदि से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्रवती यानी तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिसे सूचित होता है कि यहाँ
तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। वस्तुओं का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले रंग के मृतवाहन की प्राप्ति हुई है, जिस पर सफेद रंग का ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। इस प्रकार यानी एन वर हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से प्रमाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी बी नंबर, मेहरगढ़ से। पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष मिले हैं, मेहरगढ़ राजस्थान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली का उत्खनन H.D. संकलिया ने किया था। नवादा टोली का जो है उत्खनन H.D. संकलिया ने किया था। नवादा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर H.D. संकलिया ने किया था। यह जो है पुणे का प्रोफेसर था। इस स्थल पर महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक यानी कि तांबा और पत्थर का युग स्थल है। इसकी स्थिति लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य देखी गई है, यानी निर्धारित की गई है। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? नवादा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। नवादा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। बृहस्पासन स्मारकों की पहचान की गई है। बृहस्पासनों की जो है कि स्मारकों की पहचान की गई। सन्यासी गुफाओं में मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिरों के रूप में दिया जाएगा बी नंबर, यानी मृतक को दफनाने के बृहस्पासन स्मारकों की पहचान की गई है, यानी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण कालीन युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों के दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है। बृहत या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे विभिन्न प्रकार के जैसे सिल्ट समाधि, पीट सर्किल, केर्न सर्किल, उसके बाद है डुमलेन, अम्ब्रेला स्टोन, फूड स्टोन, कंदराए, मेहिर आदि है। इस तरह का राख का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है? राख का यानी संगनकुल्लू, राखों का टीला जो है किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो संगनकुल्लू से प्राप्त हुआ। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकुल्लू नामक एक नवपाषाण कालीन पुरास्थल के राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के संगनकुल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुलगंज के समीप स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विशिष्ट रंगों के पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। इसमें हाथी, सांबर, हिरण आदि चित्र, अब तक के 700 शैल चित्र की पहचान की जा चुकी है। जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? वही भीमबेटका हो जाएगा हमारा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुलगंज, रायसेन। भारत में किस शिलाश्रय को सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका हो जाएगा हमारा। इसका आंसर हमारा ऊपर में है भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्वों को खोजा? बी.एस. बाकनकर। भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। किसने खोजा था? यह बी.एस. बाकनकर। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस खोज में 1857 ईस्वी में बी.एस. बाकनकर ने की थी। इसको ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया। भीमबेटका की खोज किसने किया था? भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर बाकनकर ने किया था। भीमबेटका की खोज किसने किया था? विष्णुधर बाकनकर ने किया था। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर ने की थी। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णु श्रीधर दिया, अतः इसका नाम उत्तर सही हो जाएगा। गैरिक मृतवाहन यानी OCP का नामांकन कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। गौरिक मृतवाहन पात्र का नामांकन कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। गंगा यमुना दावों की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभानों के नमूने के कारण गैरिक मृदभान कहा गया है। इस मृदभान परंपरा के पात्र सर्वश्रेष्ठ हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बी लाल के निर्देशन में हुई थी। 1950-52 के दौरान जो है हस्तिनापुर की खुदाई जो की गई थी वह बी लाल के निर्देशन में किया गया था।
ताम्र 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 समकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ताम्र काल महाराष्ट्र में जो है उत्तर दक्षिण की ओर दफनाते थे। ये हमारा ये ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर दिया हुआ यहाँ पर। महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जरवे संस्कृति को नेवेसा, देमाबाद, चंदेली, इनाम गांव आदि स्थलों के मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा के घरों में फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, यानी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की हांडी और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल में से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी पाया गया है। तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मानव के साथ जो है कुत्ते को भी दफनाया गया था वहाँ पर बुर्ज होम में। जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर में स्थित निकट बुर्ज होम में नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान के साथ प्राप्त हुआ है। गर्त आवास गड्ढों वाले घर यहाँ से भी प्रमुख, यानी कि वहाँ कुत्ते के साथ जो है मतलब आदमी के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था और प्लस में जमीन के अंदर भी घर बनाने की वहाँ उस समय प्रथा थी। वह जो है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में मिलता है। इसका साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया जाए। तो वही हो जाएगा हमारा बुर्ज होम। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वही बुर्ज होम हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी इसमें मिलान करना है या क्या करना है, सुमिलित करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें देखते हैं बुर्ज होम कहाँ से मिला है हमारा। बुर्ज होम सेलकृत देव मंदिर नहीं है। चंद्रकेतुगढ़, टोरा कोटाकला, गणेश्वर ताम्र की कृतियाँ। तो इसमें तो हमको एक विष देखते हैं इसका क्या है। इसमें डी यानी 2 और 3 सही है। यहाँ पढ़ लेते हैं इसका विस्तार से। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। यह पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल के गर्तवास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है और चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। और यहाँ से ऐतिहासिक काल में टेरिकोटा के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो कि तत्कालीन शिल्प कौशल की एक अमान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत से स्थित एक ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी, पेंचदार और सिरे वाली ताम्र, बानाग्र, मछली पकड़ने का कांटा और विभिन्न प्रकार के मृदभान प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार यानी डी आंसर सही हो जाएगा। विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? लेखड़िया से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो यह खेलरिया से है। डॉक्टर जी.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र में लेखन यहाँ के शिलाश्रय खंड या पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में और अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हेरेगांव विश्वविद्यालय के गांव आर लुकास के अनुसार लेखड़िया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। उसके बाद हमारा कथन दिए गए, इस पर कथन ए और बी में दिया, इसका देखना है क्या सही है क्या गलत है। विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंतर्गत गंगा घाटी में प्रज्वलन किया है। दूसरा क्या बोला? आर जलवायु परिवर्तन के कारण इन काल में शुष्कता के चरण था। इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या दिया, इसको देख लेते हैं। इसका ए नंबर सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। यानी जी आर शर्मा सराय नहाय राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी गई थी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया था। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्य है? संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व विभाग का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक विशिष्ट सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय गांधी संग्रहालय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में है। ये हमारा लास्ट पेज है। संदर्भ सभ्यता के स्थान पर संदर्भ सभ्यता के साधारण 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर सैनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सहीवाला जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में लारकाना जिले में स्थित है। पिंट मोहरे ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा की राजधानी कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर और जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम दिया। रेडियो कार्बन यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जबकि जो कि सर्वाधिक मान्य तिथि 2300 से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास को पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन है। विद्वान और निर्धारण कला विधियां इसमें देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन है। जॉन मार्शल का कहना था यह 3250 से 2750 ईसा पूर्व है। अर्नेस्ट मेके का कहना था कि 2800 बीसी से 2500 बीसी है। मघोसगुप्त 3500 से 2000 ईसा पूर्व मानते थे। गेंड 2350 से 1700 ईस्वी मानते थे। मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 मानते थे। फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईस्वी मानते थे। अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में सूरत घुई एक मुंडी गाक, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल सूत गेंडोर, बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पुरास्थल मांडा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण पुरास्थल दैमाबाद, महाराष्ट्र। इसका आकार त्रिभुजाकार है। यह वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें मुख्यतः 4 प्रजातियां थी। क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये जो है कि चलिए, अगर क्लास अच्छा लगा हुआ तो ऐसे ही जो है कि बिहार दरोगा का जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये जो है घटना चक्र पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हमें एक जो है कि पेज जो है कि यानी 10 पेज का होता है PDF, 10 पेज हम जो है कि डेली हर एक सब्जेक्ट का जो है डालते रहेंगे। अगर आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगा तो इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और खास करके ये बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।